हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग अब इस वीडियो में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। पहले थोड़ा सा थियरी देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आपने थियरी पढ़ा था, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को वेव मान के चलते हैं, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में जितने भी थियरी या फॉर्मूले थे वो सब इसके अंदर भी वैलिड होंगे। जैसे मैं इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसके जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने यूज किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कुछ भी वहाँ पे थियरी था वो वेव ऑप्टिक्स में भी वैसे ही वैलिड होगा। चाहे कोई भी वेव ले लो, वेव सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की जो भी थियरी है, साउंड वेव, लाइट वेव, सब में वैलिड है। तो वो सारी चीजें वापस मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। तो लाइट के रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, राइट, क्योंकि वो यहाँ पे काम आएगा थोड़ा सा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप जानते हो कि अगर मान लो लाइट मीडियम चेंज करता है तो वो बेंड हो जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे दो मीडियम है, ये आपका एक मीडियम ये हो गया और एक उसके ऊपर का मीडियम है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ये आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, मैं नीचे वो भी लिख दूंगा। तो जैसे मान लो जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से एक लाइट का रे आता है, तो ये इंसिडेंट लाइट हो गया, ये एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये अगर सपोज करो सेकेंड मीडियम डेंसर है तो ये तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन के बाद अगर सेकेंड मीडियम रेयर है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्शन के बाद। मान लेते हैं कि सेकेंड मीडियम आपका जो है वो डेंसर है और ये इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ जो है वो ये कहता है, स्नेल्स लॉ इज नथिंग बट साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है refractive index of second medium with respect to first। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, n21 is called refractive index of second medium, refractive index of second medium with respect to first medium। हम हमेशा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। तो अगर सपोज करो हम लोग को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है n1 और n2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात तब होती है जैसे आप देखो, यहाँ पे हम वैसे भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम, है ना। तो ये रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 है, और अगर सपोज करो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हम हमेशा कंपेयर करते हैं वैक्यूम से या फिर एयर से। तो जब भी वैक्यूम से कंपेयर किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तब हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो n1 n2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला लिखूंगा। एक फॉर्मूला तो साइन आई अपॉन साइन आर है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21, सॉरी n1, पहले तो n1 की बात कर लेते हैं, n1 की बात कर लेते हैं। इट इज सिंपली c अपॉन v1। अब c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है आपका। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, इस v1 देके रखा हुआ है। तो ये जो c अपॉन v1 है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया फर्स्ट मीडियम का। वैसे ही सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, सिंपल है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन का एक फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, साइन आई अपॉन साइन आर। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका n2 अपॉन n1, मतलब दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दैट इज इक्वल टू n2 और n1 के वैल्यूज डाल दो कि ऊपर से ये n1 और n2 के, तो आपको ये v1 अपॉन v2 उल्टा इक्वेशन मिलेगा। ध्यान देना, n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, और लैम्डा के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2।
वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम। याद रखना जब भी लाइट मीडियम चेंज करता है, इफ लाइट चेंजेस मीडियम या कोई भी वेव, लाइट और एनी वेव और कोई भी वेव चेंजेस मीडियम, अगर वो मीडियम चेंजेस मीडियम, अगर वो मीडियम चेंज करता है तो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो पहले मीडियम में और सेकेंड मीडियम में फ्रीक्वेंसी तो लाइट का सेम होगा, अगर वो एंट्री मार रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाता है। तो बस इतना ही है। तो अब एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर सपोज करो एक ये आपका एयर है, एयर या फिर आप वैक्यूम, एयर और वैक्यूम को यहाँ पे सेम माना जाता है। अगर एयर और वैक्यूम से लाइट सपोज करो एंट्री मारती है दूसरे मीडियम में तो वो बेंड हो जाएगा फॉर श्योर। अब अगर मान लो यहाँ पे आपका वेलोसिटी v1 है और वेलोसिटी v1 क्या, वेलोसिटी को हम c मान के चलेंगे। पहले मीडियम में वेलोसिटी c है और यहाँ जाते जाते वेलोसिटी आपका v हो गया। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो c बाय v होगा। अब देखो n इज इक्वल टू c, अगर यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा है तो दूसरे मीडियम में जाते जाते लैम्डा डैश हो जाता है। तो हम लोग को पता है स्पीड v इज इक्वल टू एन लैम्डा, हमने वेव में पढ़ा था v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो c इज इक्वल टू आप समझ लो, यहाँ पे n यूज नहीं कर रहे क्योंकि n हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग f यूज कर रहे हैं। तो c इज इक्वल टू f लैम्डा हो जाएगा डिवाइडेड बाय मीडियम में क्या है आपका f, तो चेंज होता नहीं है, लैम्डा डैश हो जाएगा क्योंकि मीडियम के अंदर वेवलेंथ आपका लैम्डा डैश हो जाएगा, एफ कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय एन। अब ये इक्वेशन आपको बताता है कि एयर से जैसे ही वैक्यूम में गया तो वेवलेंथ n टाइम्स चेंज हो जाता है, और n क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड भी बोलोगे तो भी चल जाता है, एब्सोल्यूट वर्ड हम कई बार नहीं बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना है उतना टाइम्स वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है अगर लाइट एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में घुसती है तो। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ पे हुआ खत्म। अब उसके बाद हम सीधा यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं वो आप पढ़ लेना, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव नॉर्मल क्या होता है, उसके डेफिनेशंस वगैरह तो आपने पढ़े होंगे बोर्ड्स के लिए, उन डेफिनेशंस वगैरह पे मैं नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चंस अगर आएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, पर वो थियरी पार्ट आपको देखना पड़ेगा। मैं बस चीजें थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन में पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो एक्चुअली होता क्या है, जब एक लाइट बीम होता है, अगर आपके पास एक लाइट बीम है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो ये लाइट बीम मान लो मैं ऐसे इस तरीके से यहाँ पे इसको प्लेन बना रहा हूँ, ये लाइट बीम जो होगा वो हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशंस होंगे इस तरीके से, हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि आपका जो लाइट बीम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस मान के चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये पूरी थियरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी है, मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। आप मान के चलो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हर पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये जो आपका लाइट है, एक्चुअली कैसा होता है कि लाइट जो होता है उसमें सिर्फ एक रे नहीं होता है, जैसे एक बीम ऑफ लाइट आया आपके पास, उसमें ढेर सारे रेज होंगे और वो हर डायरेक्शंस में होंगे इस तरीके से, हर डायरेक्शंस में इस बीम, क्योंकि किसी एक रे का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगा, किसी एक रे का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगा, किसी एक रे का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे हर डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस होंगे, राइट। हम क्या करते हैं इन सारे वाइब्रेशंस को किसी दो प्लेन में, अभी जैसे ये सारे के सारे वाइब्रेशंस है तो इसको हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, दो, जैसे अभी मान लो, इसको मैं ध्यान से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसे ध्यान से सुन लेना। जैसे अगर मान लो ये वाइब्रेशन है इस डायरेक्शन में
तो आप क्या कर सकते हो, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। मान लो अगर ये आपका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड का वैल्यू ई है, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो आपका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ई कॉस थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ई साइन थीटा हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इस ई वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, वाइब्रेशन को, एक वाइब्रेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाइब्रेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब इसको भूल जाओ। मान लो दूसरे वाइब्रेशन यहाँ पे है, इसको भी आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो, एक्स और वाई के अलॉन्ग ला सकते हो। तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे, सबको आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई के अलॉन्ग ला सकते हो। तो फाइनली क्या होगा, इसी लाइट को मैं एक्स और वाई के अलॉन्ग लेके आ जाता हूँ, वाइब्रेशंस को सारे, एक वाइब्रेशंस ऊपर की ओर और दूसरा वाइब्रेशंस इस डायरेक्शन में। ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्योंकि सारे वाइब्रेशंस को आपने दो लाइन में लाके रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, आप या फिर आप बोल सकते हो दो प्लेन में, तो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में। अब इसको अगर सपोज करो तुम 90 डिग्री से घुमा दो ऐसे, तो आपको ये कुछ ऐसा, अभी भी अनपोलराइज लाइट ही है, याद रखना। तो कुछ इस तरीके से आपको ये वाइब्रेशंस दिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक तो सारे वाइब्रेशंस आपके वर्टिकल प्लेन में है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, राइट, और एक आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस तरीके से आगे और पीछे। ठीक है, एक्चुअली में हर डायरेक्शन में है, हमने बस क्या कर अज्यूम कर लिया है कि हर डायरेक्शन का वाइब्रेशन आप दो प्लेन में फिक्स कर दो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स कर दो और एक वर्टिकल प्लेन में फिक्स कर दो। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारे वाइब्रेशन को हमने फिक्स कर दिया। नाउ दिस इज स्टिल अनपोलराइज्ड लाइट, हम इसी को बस क्या कर रहे हैं, घुमा के देख रहे हैं और कुछ नहीं। अनपोलराइज्ड लाइट, इसको आप क्या करते हो, जब एक किसी पोलरॉइड से पास करते हो, पोलरॉइड की प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या करता है, जैसे इसको आप पोलरॉइड से पास करते हो, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है, पोलरॉइड को अगर आपने सीधा रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ऊपर नीचे वाला जो वाइब्रेशन है उसको पास होने देगा। अगर आप देखोगे इसके बाद जो लाइट निकली है, उसमें ऊपर नीचे वाला जो वाइब्रेशन है उसको उसने पास होने दिया, और जो आपका हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस आगे पीछे वाला उसको ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब पोलराइजर या पोलरॉइड जो भी आप इसको बोल लो, इसने क्या किया, आधे वाइब्रेशंस खत्म कर डाले, एक प्लेन के वाइब्रेशंस को खत्म कर डाला, दूसरा प्लेन का वाइब्रेशन अभी भी है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं दो प्लेन इमेजिन करता, एक प्लेन कुछ इस तरीके से ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन का वाइब्रेशन रह गया, इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जिसके वाइब्रेशन रह गए, पास हो गए, और जिसका वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन का वाइब्रेशन खत्म हो गया, इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस होता है आधे वाइब्रेशंस को खत्म कर देना, पोलराइजर जो आधे वाइब्रेशंस को खत्म कर देता है, या फिर वाइब्रेशन एक प्लेन के वाइब्रेशंस को खत्म कर देता है, दूसरे प्लेन के वाइब्रेशंस को रहने देता है, पास कर देता है, इस प्रोसेस को ही पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि आपका जो लाइट है वो उसके वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन के सारे वाइब्रेशंस को इसने खत्म कर दिया, तो आपकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। जैसे अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो बाहर पोलराइजर के थ्रू आते आते इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि आधे वाइब्रेशंस खत्म हो चुके। समझ गए, क्लियर है। और आपको ये भी बता दूं कि इंटेंसिटी जो होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हम एम्पलीट्यूड को ए लिखते थे, पर बुक में पूरी जगह पे इन्होंने इस बार एम्पलीट्यूड को ई नॉट लिख रखा है। आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर, ऐसा आपको दिखेगा, पर सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, बाकी सेम चीज है और कुछ नहीं है। नोटेशन चेंज हो गया, एम्पलीट्यूड ए हम यूज करते थे, यहाँ पे ये ई यूज कर रहे हैं। ठीक है, ई नॉट यूज कर रहे हैं एम्पलीट्यूड के लिए, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर। तो आपका पोलराइजर के थ्रू जब पास होता है तो आधी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आधे वाइब्रेशंस आपके खत्म हो जाते हैं। प्लेन ऑफ ये आपका जो आपके पास लाइट बाहर मिला है पोलराइजर के थ्रू पास होने के बाद, इसे कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज व्हाट यू कॉल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था पोलराइजेशन का। अब यहाँ पे देखो मैलिस लॉ आता है, मैं मैलिस लॉ एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली। देखो मैलिस लॉ में दो पोलराइजर लगते हैं, या फिर अगर आपके पास
मतलब अगर आपका जो पोलराइजर है वो किसी एंगल पे होगा तब क्या होता है। मान लो आपके पास लाइट है अनपोलराइज्ड, आपने इसको क्या किया, एक पोलराइजर के थ्रू पास किया, P1 पोलराइजर के थ्रू, इससे जो बाहर लाइट आई ये आपका एक ही वाइब्रेशन है इसके अंदर, ऊपर नीचे ऐसे बना देता हूं मैं, एंड दिस इज नाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मान लो आपने आई इंटेंसिटी का लाइट यहाँ पे फेंका और यहाँ पे जो बाहर आया उसकी इंटेंसिटी I1 है, और I1 आपको पता है I का आधा हो जाएगा, I1 जो है I का आधा हो जाएगा, समझे, क्योंकि इंटेंसिटी जो आधी हो जाती है आपको पता है। तो ये I इनिशियल है, इनिशियल मान लेते हैं, I0 ले लेते हैं, तो I1 आपका I0/2 या फिर I ही रहने तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अगर सपोज करो आपने सेकेंड पोलराइजर लगाया इस तरीके से, इससे जो इंटेंसिटी बाहर आएगी ये भी I1 ही होगा, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट के सामने अगर सपोज करो आपने दूसरा पोलराइजर वैसा का वैसा रख दिया तो ये पूरा का पूरा वाइब्रेशन वैसे ही पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पोलराइजर को टेढ़ा कर दिया किसी एंगल पे, मतलब पहले पोलराइजर से ये दूसरा पोलराइजर एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, ठीक है, ऐसे एंगल बना रहा है, तो ये मान लो पहला पोलराइजर सीधा स्ट्रेट था, अब दूसरा पोलराइजर ने एंगल बना दिया, और मान लो ये एंगल आपका थीटा है, तब जो बाहर आएगी इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेट दिस इंटेंसिटी बी I2। अब I1 और I2 में रिलेशन जो है वो मैलस लॉ का रिलेशन देता है, एंड दैट लॉ इज I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन आप ध्यान में रखना, ठीक है। जो भी प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है उसको अगर आप एक एंगल वाले पोलराइजर से पास करोगे तो आपको जो बाहर इंटेंसिटी आते हुए दिखेगी दैट इज I2 दैट इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आपकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। तो बस यही आपका मैलस लॉ है। और पोलराइजेशन जो है वो इस तरीके से तो पोलराइजेशन होता ही है पोलरॉइड के थ्रू। उसके अलावा पोलराइजेशन आपका स्कैटरिंग की वजह से भी होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग, और उसके अलावा पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से भी आपका पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन में हम लोग यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर के हिसाब से अगर सपोज करो तुम्हारे पास कोई मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम पे अगर सपोज करो तुम कोई लाइट डालते हो, तो ये लाइट इसमें से देखो हमेशा कोई भी सरफेस हो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट हमेशा रिफ्रैक्ट हो जाता है, दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो अगर सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट ऑफ लाइट डालता हूँ तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका अंदर की ओर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगा। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर सपोज करो लाइट यहाँ पे आती है तो ये अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे आप डालो, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल जिसको ब्रूस्टर्स एंगल बोला गया, इस एंगल का नोटेशन जैसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नोटेशन क्या है, वही नोटेशन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, थीटा पी या थीटा बी लेके रखा हुआ है मैंने, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो यहाँ से लाइट आया तो ये थीटा बी आपका ये एंगल है, इसको पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। अगर आपने इस एंगल पे डाला लाइट तो ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट होगा दिस विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा प्लेन पोलराइज हो जाएगा, और रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री होगा, समझे, ये ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो अब अगर सपोज करो ये एंगल थीटा बी है तो रिफ्लेक्शन का एंगल और इंसिडेंस का एंगल तो सेम होता है, तो ये भी थीटा बी हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, मतलब थीटा बी प्लस 90 डिग्री प्लस आर, आपको पता है थीटा बी प्लस 90 डिग्री प्लस आर, ये टोटल मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब थीटा बी प्लस आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों मिला के 90 डिग्री होता है इस केस में, ऐसा ब्रूस्टर ने कहा। तब जब एक पर्टिकुलर एंगल, ये एक फिक्स एक एंगल होगा, ब्रूस्टर्स एंगल बोल रहा हूँ या फिर पोलराइजिंग एंगल बोलो थीटा बी, इस पर लाइट डालोगे तो
आपका रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड होगा, और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दूसरी बात ये कि रिफ्लेक्टेड रे जो होता है उसका जो वाइब्रेशंस होगा वो आपके प्लेन, जो भी प्लेन में आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये डॉट डालने का मतलब क्या है, आपका वाइब्रेशंस आगे पीछे है, और ये जिस प्लेन में मैंने डायग्राम बनाया है ये आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाता है, इसका वाइब्रेशन खत्म हो जाता है और आगे पीछे वाला वाइब्रेशन बच जाता है। जो लाइट आ रही है ये लाइट तो आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। अगर अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी सरफेस पे आप डालोगे ब्रूस्टर्स एंगल पे, पोलराइजिंग एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड होगा और उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होगा वो रिफ्रैक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर आगे पीछे अंदर बाहर आएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा। इसमें एक, जैसे मान लो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो यहाँ पे जो लॉ फॉलो होता है वो होता है थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1। ये लॉ आप ध्यान में रखना, ये ब्रूस्टर्स एंगल का फॉर्मूला या फिर पोलराइजिंग एंगल का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव, ठीक है। तो बस यही आपका ब्रूस्टर्स लॉ था, पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। बाकी और अभी फिलहाल बचा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो अब इसमें कैसा है, जैसे आपके पास दो यहाँ पे स्लिट्स है, एक S1 और दूसरा S2। दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने d लेके रखा हुआ था, और सामने यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन और सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट है सेंटर में, सेंटर में हमेशा ब्राइट बैंड बनता है, ये भी आप जानते हो। और यहाँ से मान लो y एंड डिस्टेंस पे कोई भी ब्राइट या डार्क बैंड बन रहा है, तो वो जो डिस्टेंस yn है, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे पहुंचेगी और दूसरी लाइट यहाँ से पहुंचेगी, इन दोनों लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि इस पॉइंट पे आपका ब्राइट बैंड बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो yn का वैल्यू है फॉर ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं पाथ डिफरेंस जो होगा इसका, दोनों लाइट के बीच का जो पाथ डिफरेंस है उसका फॉर्मूला पहले भी लिख देता हूँ। पाथ डिफरेंस दोनों लाइट के बीच का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग डेल्टा एक्स ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वाई एन डी बाई डी। ये दोनों लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस है, वाई एन डी बाई डी। अगर ये पाथ डिफरेंस, हम लोग को पता है कंडीशन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, कि अगर ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और अगर ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, अगर ब्राइट फ्रिंजेस आप चाहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ऐसे केस में आपका ब्राइट फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आ जाता है n लैम्डा डी बाई डी। फर्स्ट ब्राइट बैंड चाहिए आपको y n का वैल्यू 1 डाल दो, सेकंड ब्राइट बैंड चाहिए तो आपको n का वैल्यू 2 डालना है। इसी तरीके से आपको ब्राइट बैंड्स के, ब्राइट फ्रिंजेस के पोजीशन मिलेंगे, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ओके। फिर यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस की बात अगर मैं करूं, और डार्क फ्रिंजेस, और आपको पता है डार्क फ्रिंजेस जो बनेंगे उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में जो डार्क फ्रिंजेस के पोजीशंस आते हैं उसका फॉर्मूला आ जाता है 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d। ये अगेन पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस।
पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अगर आपको पांचवा डार्क फ्रिंज कहाँ किस पोजीशन पे बन रहा है, सेंटर से किस पोजीशन पे बन रहा है ये चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे n का वैल्यू 5 डाल दो। सातवां डार्क फ्रिंज कहाँ बन रहा है, तो आप n का वैल्यू 7 डाल दो, तो आपको सेंटर से उस सातवें डार्क फ्रिंज का पोजीशन मिल जाएगा। और याद रखना ओ के ऊपर जैसा पोजीशन होगा एग्जैक्टली ओ के नीचे भी वैसा ही पोजीशन होगा। ठीक है, ये एक साइड का पोजीशन आपको देगा, एग्जैक्टली दूसरी साइड का भी वही सेम पोजीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, इसको हम W ले सकते हैं। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपका जो पैटर्न होता है इंटरफेरेंस पैटर्न, उसमें अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे बनता है ना, जैसे ये डार्क हो गया तो फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क हुआ तो ब्राइट आएगा, फिर डार्क ब्राइट ऐसे चलता रहेगा, ऐसे फ्रिंजेस बनते हैं। तो किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क या ब्राइट बैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। या तो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट बैंड ले लो या कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क बैंड ले लो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ कहलाता है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है सीधा सीधा लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस डी कितना है, दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और चीज होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, अब ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसा होता है कि जैसे मान लो सोर्स से हम लोग ये W डिस्टेंस जो है ना, इसका एंगल का अगर हम पता करें, ये एंगल थीटा, मतलब ये जो W आपका फ्रिंज विड्थ है वो सोर्स पे, ये सोर्स S1 S2 है, उस पर कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल जो होता है जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, यही आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को मेजर कैसे करते हैं, इसको रेडियन में हम मेजर करेंगे। और रेडियन में मेजर कैसे करेंगे, देखो अगर सपोज करो ये W का मैं आर्क अज्यूम कर लो यहाँ पे एक सर्कल का, तो हमें पता है कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क W अपॉन रेडियस ये वाला। अब ये जो डिस्टेंस है वो तुम d के बराबर अज्यूम कर सकते हो क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर होता है, तो दिस डिस्टेंस कैन बी अज्यूम टू बी d, W बाई डी आ जाएगा। अब W का वैल्यू ऊपर से उठा के डालोगे लैम्डा डी बाई डी, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा और ये सीधा लैम्डा बाई डी आ जाएगा। सो दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, लैम्डा अपॉन डी। ये आपको एंगल दे देगा कि आपका एंगल जो है सोर्स, मतलब जो फ्रिंज विड्थ W है वो सोर्स पर कितना एंगल बना रहा है, लैम्डा बाई डी। ठीक है, इतना काफी है गेस इसके लिए। आपका डार्क फ्रिंजेस भी आ गया, ब्राइट फ्रिंजेस भी आ गया, फ्रिंज विड्थ भी आ गया। चलो अब ये हो गया आपका, और यहाँ पे अब एक और चीज है आपका ऑप्टिकल पाथ और फिर डायफ्रेक्शन, आपका तीन पार्ट खत्म। ठीक है, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, टाइम हो गया यार। ठीक है, से वो ये ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। इट इज सिंपली distance covered by light in vacuum, वही तुम्हारा ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम में लाइट ने d डिस्टेंस कवर किया, उतने ही टाइम में ऑब्वियस सी बात है वैक्यूम में लाइट ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। अगर मीडियम में d डिस्टेंस कवर करता है तो मीडियम में अगर वो d डिस्टेंस कवर कर रहा है इन मीडियम, तो वैक्यूम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम पे। वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम। अगर मैं डी डैश मान के चलूं तो यही डी डैश जो आपका है, दिस इज नथिंग बट ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, और ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला जो होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डी डैश इज इक्वल टू एन इंटू डी, एन इंटू डी, और एन क्या है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन इज नथिंग बट refractive index of medium, refractive index of medium।
इसका मतलब अगर सपोज करो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसमें अगर लाइट d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वैक्यूम में वो n इंटू डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सिंपल। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका n इंटू डी। कितना डिस्टेंस वो वैक्यूम में ट्रैवल करेगा, अगर वो d डिस्टेंस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उतने ही टाइम में वो n इंटू डी डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, अब ऑप्टिकल पाथ के में से क्या होता है, जैसे मान लो मैं दो लाइट को छोड़ दूं ऐसे, उनके बीच का पाथ डिफरेंस जीरो होगा। मतलब अगर मैंने दोनों लाइट को एक साथ वैक्यूम में छोड़ दिया तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो मैंने एक को और ये दोनों को एक साथ वेव को छोड़ दिया, लेकिन बीच में मैंने क्या कर दिया, एक मीडियम डाल दिया इसके, ठीक है, और इसकी मीडियम नहीं डाला तो ये मीडियम में स्लो हो जाएगा थोड़ा। स्लो होने की वजह से इस पॉइंट पे जब वो आएगा तो तब तक ये लाइट आगे निकल चुकी होगी, एंड देन देयर इज अ पाथ डिफरेंस, देयर इज अ पाथ डिफरेंस। तो ये ऑप्टिकल पाथ की वजह से पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अगर आप बीच में कोई एक मीडियम डाल देते हो लाइट के तो वैक्यूम वाला लाइट और उसमें एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाएगा, और इस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है n माइनस वन इंटू डी। डी इसका थिकनेस है, मतलब अगर वो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लाइट, n माइनस वन इंटू डी, इतना पाथ डिफरेंस दोनों लाइट के बीच में आ जाएगा, राइट। वही इंटरफेरेंस में कैसा होता है ना कि जैसे आप अगर सपोज करो ये सोर्स है आपका, दो सोर्स है S1 और S2 और आपका इंटरफेरेंस सामने बन रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो आपने एक के बीच में एक स्लिट मतलब एक शीट डाल दिया, कोई ट्रांसपेरेंट शीट डाल दिया जिसका थिकनेस d है, तो अब इन दोनों लाइट के बीच में एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाएगा, एंड देन एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, n माइनस वन इंटू डी। इसके वजह से आपका ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस रहा होगा जिसके वजह से आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बना था। अब आपने क्या किया, ये एक्स्ट्रा इतना पाथ डिफरेंस और क्रिएट करवा दिया n माइनस वन इंटू डी। इससे क्या होगा, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझे, आगे पीछे हो जाएगा। तो ये होता है अगर आपने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम किसी एक स्लिट पे डाल दिया, चाहे यहाँ डाले चाहे यहाँ डाले, उस हिसाब से ऊपर डालोगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे डालोगे तो पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल पाथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग डाइफ्रैक्शन की। एक सेकेंड मैं सेव कर लूं। चलो, लास्ट चीज आपका डाइफ्रैक्शन, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो इंटरफेरेंस में हम दो स्लिट के थ्रू इंटरफेरेंस करवाते थे, डाइफ्रैक्शन यहाँ पे एक ही स्लिट के थ्रू होगा, और यहाँ पे तुम्हारा फ्रॉन ऑफ डाइफ्रैक्शन ही है, फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन नहीं है। तो मतलब आपका स्लिट और सोर्स जो है वो आपके स्क्रीन से बहुत दूर होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो आपका ये और सिंगल स्लिट होता है, यहाँ पे हम डाइफ्रैक्शन की जो बात करेंगे वो सिंगल स्लिट का डाइफ्रैक्शन होगा। मान लो एक ही स्लिट है और स्लिट थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके थ्रू जब आप लाइट पास करवाते हो तो सामने, और लाइट आप जब पास करवाते हैं तो इसका फोकस ढंग से हो स्क्रीन पे, इसके वजह से हम एक लेंस भी रख देते हैं और सामने यहाँ पे स्क्रीन रख दिया, ठीक है। तो इनके बीच का अगेन सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d है। लेंस आपके सोर्स ऑफ लाइट से काफी करीब होता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d है, क्योंकि स्क्रीन वैसे भी आपका बहुत दूर होता है इससे, आपके सोर्स से, लेंस से और ये स्लिट से। स्लिट का जो साइज होता है, एक ही सिंगल स्लिट है, इसका साइज जो होता है वो ए होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इससे जब लाइट निकलती है तो यहाँ पे आपका डाइफ्रैक्शन पैटर्न आता है। डाइफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है कि बीचों बीच एक बड़ा सा आपका एक सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा। मतलब देखो ये ब्राइट बैंड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा सा सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा, और उसके बाद फिर, और इसको हम लोग यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको मैक्सिमा बोलते हैं। ब्राइट वाले पार्ट को मैक्सिमा बोलेंगे, डार्क वाले पार्ट को मिनिमा बोलेंगे,
क्योंकि इसमें एग्जैक्टली डार्क पूरी तरह से डार्क नहीं होता है, ठीक है। पूरी तरह से डार्क ना होने की वजह से हम यहाँ पे उसको मिनिमा बोलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा या मैक्सिमम मिनिमम, एक ही रहा तो मैक्सिमम मिनिमम और एक से ज्यादा मैक्सिमा मिनिमा, ये वर्ड यूज करते हैं। एक तो बीचों बीच क्या होगा, एक मैक्सिमा बनेगा और उसका विड्थ काफी बड़ा होता है। इसको हम, इसका जो विड्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे आपका, ये पहला मिनिमा बनेगा यहाँ पे, फिर मिनिमा के बाद फिर मैक्सिमा बनेगा, पर ये मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती है और उसके बाद फिर इस तरीके से ये चलता जाता है। धीरे धीरे आपका मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होने लग जाती है और इसमें भी मैक्सिमा मिनिमा का उसी तरीके से पैटर्न बनता है जिस तरीके से इंटरफेरेंस में बन रहा था। बस फर्क ये है कि ये सारे फ्रिंजेस जो होते हैं वो सबका, ये सारे मैक्सिमा जो होता है वो सबका साइज और सबका इंटेंसिटी सेम नहीं होता है इस केस में, राइट। ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा जिसको तुम डार्क बोल सकते हो, डार्क फ्रिंजेस समझ सकते हो, और मैक्सिमा, मैक्सिमा को हम ब्राइट फ्रिंजेस समझ सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अगर ये मैं क्लियर करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, और ये आपका हो जाएगा एग्जैक्टली बीचों बीच। ये आपका देखो फर्स्ट मिनिमा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, उसके बाद फिर ये आपका यहाँ पे सेकंड मिनिमा आ रहा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हो पहला मिनिमा, सेकंड मिनिमा, जैसे हमने इंटरफेरेंस में देखा था वैसे यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस, यहाँ पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ए साइन थीटा होता है, ए साइन थीटा। ये ए साइन थीटा क्या है, जैसे मान लो एक लाइट यहाँ पे गया, अब दूसरा लाइट यहाँ से गया आपका इस तरीके से, और ये यहाँ पे चला गया, राइट, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो एंगल थीटा है आपका, ये एंगल थीटा, वो एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और ये दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, दैट पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली में ए साइन थीटा। इस केस में पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा होता है। और अब एक चीज और ध्यान से सुनना तो, कि इस केस में थोड़ा सा इक्वेशन जो आता है वो उल्टा आता है। जैसे अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो मिनिमा में उस तरह का इक्वेशन आएगा जिस तरह का इक्वेशन हम लोग को इंटरफेरेंस में मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए मिला था। तो पाथ डिफरेंस इस केस में कुछ ऐसा होता है कि आपका ए साइन थीटा जो होता है पाथ डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा हो जाता है। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जबकि एन लैम्डा जो पाथ डिफरेंस था वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता था। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने बता दिया है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, टाइम नहीं हमारे पास, पर ये इक्वेशन उल्टा आ जाता है। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए थीटा भी लिख सकते हो इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इन एंगल्स पे आपका मिनिमा बनेगा, एंगुलर पोजिशन ऑफ मिनिमा, इसको तुम बोल सकते हो एंगुलर, इन एंगल्स पे आपका मिनिमा बनेगा। ये एंगल कहाँ से लेना है, स्लिट से लेना है। जैसे स्लिट से थीटा एंगल पे आपका मिनिमा बनेगा या मैक्सिमा बनेगा। ये देखो थीटा एंगल पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये थीटा एंगल पे आपका मिनिमा बनेगा या मैक्सिमा बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां तक जब ये पहला वाला और लास्ट वाला रे जा रहा है उसका पाथ डिफरेंस क्या है। इसमें देखो बहुत सारे रेज बीच से भी निकलेंगे, पर पहला रे और लास्ट वाला रे के बीच का पाथ डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये जो एन लैम्डा है ये पाथ डिफरेंस पहले और लास्ट वाले रे के बीच का है। तो ये एंगुलर पोजीशंस ऑफ मिनिमा आ गया यहाँ पे, राइट। और उसके अलावा अगर पोजीशन y लेना है तो यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा, y इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे डैश लिखा था, क्या लिखा था, y इज इक्वल टू n लैम्डा, n लैम्डा डी बाय ए। ये अगेन पोजीशन ऑफ मिनिमा है, पोजीशंस ऑफ मिनिमा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा। इक्वेशन आपको लगभग वैसे ही होगा जैसे इंटरफेरेंस में होगा, लेकिन उल्टा होगा। वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे मिनिमा के लिए आएगा, वहां पे डार्क फ्रिंजेस का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे मैक्सिमा के लिए आएगा। तो ये मिनिमा की बात हो गई। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमा की बात करूँ, मैक्सिमा किन पोजिशन पे आता है, अगर एंगुलर पोजिशन की बात की जाए तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस पहले तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 आएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। और ये आपका ए थीटा अगर मैं लिखता हूँ, ए थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, तो थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1
लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। और उसके अलावा मिनिमा का जो पोजीशन है, ये ट्रायंगुलर पोजीशन हो गया, बाकी पोजीशंस ऑफ मिनिमा तो मैं वाई एन डैश लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1, और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, लैम्डा d बाय 2a, दिस इज पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा, इक्वेशन उल्टा आया है, द पोजीशंस ऑफ मिनिमा। और अगर सपोज करो सेंट्रल विड्थ मतलब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इसको हम क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ चाहिए, तो आपको क्या करना है, देखो बीचों बीच से आपका ये फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन है, ये देख रहे हो, ये फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन को डबल कर दो, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन को डबल कर दोगे तो आपको ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दो, तो सॉरी यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाल दो तो फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन आ जाएगा, उसको डबल कर दो, 2 लैम्डा डी बाई ए, ये आपका सेंट्रल विड्थ का पूरा सेंट्रल मैक्सिमम का जो विड्थ है उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए इतना काफी है, बाकी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे अगर कुछ रहेगा तो। और फाइनली यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि शायद ये रिजॉल्विंग पावर पे कोई क्वेश्चंस आता है, पर फिर भी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप देख लेना। रिजॉल्विंग पावर एक तो माइक्रोस्कोप का है और दूसरा टेलीस्कोप का है। माइक्रोस्कोप में दो रिजॉल्विंग पावर आता है, दो केसेस आते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस रहा, नॉन ल्यूमिनस मतलब उसका खुद का लाइट नहीं होता, अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो जैसे नॉर्मली जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे वो नॉन नॉन ल्यूमिनस ही होते हैं, उसका खुद का लाइट नहीं होता, जैसे मार्कर है, पेन है, ये सारी चीजें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका खुद का लाइट नहीं होता। तो हमारा फॉर्मूला देखो क्या होगा, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो, वो अगर लेंस के बीचों बीच 2 अल्फा एंगल बना रहा है, तो पहले हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिफाइन करते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n sin अल्फा, और n sin अल्फा को हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, na इज न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। ये हो गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का यहाँ पे मतलब होता है कि वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जहां तक आप इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख सकते हो, इससे नजदीक ऑब्जेक्ट रखोगे तो फिर ये माइक्रोस्कोप उसको अलग अलग नहीं देख पाएगा, तो इसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोला जाता है, दैट इज। और ये लैम्डा अपॉन 2n sin अल्फा है, n जो है इसका ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे n जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो आपने लेंस के अंदर भर रखा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा अपॉन 2n sin अल्फा, और यहाँ पे n sin अल्फा को हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोल देते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं, बस इसका उल्टा हो जाएगा, 2n sin अल्फा अपॉन लैम्डा और 2 इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन लैम्डा, ये आपका रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा। अगर सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो कोई एलईडी बल्ब है, उसका तो खुद का लाइट निकल रहा है, ऐसे दो एलईडी बल्ब्स को आप देख रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे 1.22 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा के साथ 1.22 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसको 2 से नीचे डिवाइड हो रहा है तो 0.61 लिख सकते हो, एन sin अल्फा को न्यूमेरिकल अपर्चर लिखा है, तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसका उल्टा करोगे तो आपका रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा। टेलीस्कोप के केस में हम बहुत ही दूर दो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जो बहुत ही दूर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां से मान लो एक से व्हाइट लाइट आ रहा है और एक से ब्लू लाइट आ रहा है, तो ये टेलीस्कोप क्या कर रहा है, उसको ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे दिखा रहा है, एक ब्लू वाले को यहाँ दिखा रहा है, व्हाइट वाले को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस है सेपरेशन का, ये जो डिस्टेंस आपका मिनिमम डिस्टेंस है सेपरेशन का। इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम डिस्टेंस के टर्म्स में नहीं बल्कि एंगल थीटा के टर्म्स में मेजर करते हैं। जो दोनों ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है वो आपका आपस में अगर थीटा एंगल बना रहा है, और ये मिनिमम एंगल थीटा है, अगर इससे कम एंगल हुआ मतलब इससे नजदीक अगर ऑब्जेक्ट आए तो फिर ये टेलीस्कोप उसको दिखा नहीं पाएगा सेपरेटली। तो हम यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इस थीटा को डिफाइन कर देते हैं, जो मिनिमम एंगल थीटा है, दैट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी, जहाँ पे डी जो है इस टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर, और रिजॉल्विंग पावर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन थीटा, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा, सिंपल, ठीक है। तो फाइनली आपका थियरी पार्ट यहाँ पे हुआ खत्म और कवर हो गया है। इन केस अगर कुछ रहेगा बीच बीच में हमको लग रहा है कि एक्स्ट्रा कुछ आता है तो हम क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे समझ जाएंगे, राइट। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारा खेल और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, है ना। आई थिंक एक और क्वेश्चन था, एक सेकेंड, ठीक है शुरू करें।
देखने दो यार, 7 से 178 से है। क्वेश्चन ऑफ है 176 वाला, वो नहीं दिख रहा। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सेकेंड बच्चा लोग। ये क्वेश्चन मिसिंग था। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहले पढ़ लेते क्या दिया हुआ है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। द स्लिट सेपरेशन इज मेड थ्री फोल्ड बाय कीपिंग रिमेनिंग सेटअप सेम, द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। इन्होंने कहा है कि स्लिट सेटअप जो है, सॉरी स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन मतलब दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस जो D है, इसको इन्होंने क्या किया, 3 फोल्ड बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि D2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स D1 कर दिया। बाकी सब कुछ सेम रखा है, तो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ जो है उसका क्या होगा, तो आपको W2 ढूंढना है, राइट। W2 का क्या होगा, कितना टाइम्स इंक्रीज होगा। तो अब क्या करते हैं, W2 इज हाउ मच टाइम्स W1, ऐसा ढूंढना है हम लोग को। हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। W का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लैम्डा D बाई डी, अभी अभी बताया था। देखो फ्रिंज विड्थ, W किधर गया, W किधर गया, W किधर, W इज इक्वल टू लैम्डा D बाई डी, दिख रहा है ना, लैम्डा D बाई डी। तो यहाँ पे लैम्डा D बाई डी, बाकी सब कुछ सेम रखा, बस इन्होंने D चेंज किया है। ये W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इसका मतलब W2 अपॉन W1 जो होगा वो D1 अपॉन D2 हो जाएगा, उल्टा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्होंने D2 को 3D1 कर दिया, तो 3D1 कर दिया, D1 D1 कैंसल, W2 अपॉन W1, W2 इज इक्वल टू W1 बाई 3। ये आपका 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ये 1/3 टाइम्स हो जाएगा आपका, डी आ जाएगा, बिकम्स 1/3 टाइम्स। इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों। देखो सिंपल सी बात है कि आपका विड्थ जो होता है, फ्रिंज विड्थ, वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने डी को 3 गुना बढ़ा दिया तो विड्थ 3 गुना कम हो जाएगा। ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली बी 2 सेकंड में आंसर टिक करना है और कुछ नहीं। A thin transparent plate of thickness T and refractive index mu is introduced in the path of one of the two interfering waves. The path difference between these waves is changed by half the wavelength. The thickness of the plate is. अब देखो ये ऑप्टिकल पाथ का क्वेश्चन है कि दो लाइट वेव्स आ रहे थे, एक लाइट वेव के बीच में आपने क्या किया, एक यहाँ पे एक मीडियम रख दिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया। इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो है इन्होंने पहले से दे रखा है। इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है वो लैम्डा बाई 2 है। द पाथ डिफरेंस, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने बोला है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज वेव्स इज चेंज्ड बाय हाफ द वेवलेंथ। ओके, द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज, प्लेट की थिकनेस बताओ। अब देखो आप लोगों को पता है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो इसमें क्रिएट होगा ये इसके वजह से, उसका फॉर्मूला हमने देखा था n-1 इंटू डी होता है। n-1, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेके रखा हुआ है, और d मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द मीडियम, मतलब इसकी थिकनेस, दैट इज t। इतना पाथ डिफरेंस आपने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। किसने क्रिएट किया, ये आपने जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम डाला इसकी वजह से। और ये पाथ डिफरेंस वो बोल रहा है लैम्डा बाई 2 होता है, जो दे के रखा हुआ है, ये लैम्डा बाई 2 डाल दो। अब थिकनेस ऑफ द प्लेट आपको यहाँ पे सीधा सीधा मिल जाएगा, 2 म्यू माइनस 1, ये रहा थिकनेस, दैट इज ऑप्शन डी। सिंपल, आगे बढ़ो। A beam of white light is partially reflected and partially refracted from a surface. The angle between the reflected and refracted light is 90 degree. The angle of refraction is 30 degree. The angle of incidence but ये तो ब्रूस्टर्स लॉ का क्वेश्चन हो गया। याद करो कि अगर सपोज करो हमने ब्रूस्टर एंगल पे लाइट को डाला तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगा,
रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में अगर 90 डिग्री बनता है तो इसका मतलब साफ है कि ये आपका जो है क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। अब इनके हिसाब से द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज 90 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। अब एंगल अगर रिफ्रैक्शन का 30 डिग्री हुआ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये होगा तो ये भी आई होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का एंगल सेम होता है ना, हमको आई ढूंढना है। तो सिंपल है, आई प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये पूरा एंगल इन लीनियर पेयर हो गया। आई प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आई विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो ठीक है, आगे देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट एंड इक्वली स्पेस्ड। ये तो सही है, इंटरफेरेंस में सब सेम होता है, सारे ब्राइट फ्रिंजेस एक ही जैसे होते हैं और डार्क फ्रिंजेस जो होते हैं, मतलब इंटरफेरेंस के सारे ब्राइट फ्रिंजेस एक ही इंटेंसिटी के होते हैं और एक ही इक्वली स्पेस्ड होते हैं। बस डाइफ्रैक्शन में कैसा होता है, अलग अलग हो जाता है। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। At the center of the bright fringe, the intensity is 4 times the intensity of the incident wave. हाँ, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो कैसा होता है कि अगर सपोज करो आपके पास लाइट है, सोर्स S1 है और S2 है, आपको जहां कहीं भी ब्राइट फ्रिंज दिखा, याद रखना, अगर मान लो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, तो थोड़ा वेव थियरी से समझना होगा कि अगर सपोज करें कहीं पे ये यहाँ से इंटेंसिटी आपकी आ रही है आई नॉट, I1 इंटेंसिटी विच इज आई नॉट, और I2 की इंटेंसिटी ये भी आई नॉट ही है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, तो हमने वेव मोशन में देखा था कि जब ये दोनों लाइट आएंगे एक पॉइंट पे, सुपरपोजिशन होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ, सॉरी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos phi 1 माइनस phi 2 प्लस I2, ये इंटेंसिटी के टर्म्स में। और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में आपको पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos phi 1 माइनस phi 2 प्लस A2। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब देखो, अगर सपोज करो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ब्राइट के केस में आपका cos phi का वैल्यू जो होगा वो आपका 0 हो जाता है, क्योंकि cos ब्राइट इस केस में आपका फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 पाई 2 पाई 4 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको पता होगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो आपका सिंपल सी बात है, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 हो जाता है। दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी का होल स्क्वायर, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है, इसको हम I मैक्सिमम बोलते हैं, I मैक्सिमम। और एम्पलीट्यूड के केस में देखा जाए तो I मैक्सिमम का वैल्यू होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। वैसे डिस्ट्रक्टिव के केस में मतलब डार्क फ्रिंज बनता है, और डार्क फ्रिंज में जो आपका मिनिमम इंटेंसिटी होता है वो 0 हो जाएगा और एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 0। अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि भाई दोनों का, ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं I1 प्लस I2, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तक हमने ये अज्यूम नहीं किया कि दोनों का इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड सेम है, तो इट वुड बी रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ए मिनिमम जो आ जाएगा वो होगा आपका A1 माइनस A2 का, सॉरी, I मिनिमम इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम निकले, दोनों इंटेंसिटी सेम निकला, जैसे यहाँ पे है, अगर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट डाल दिया तुमने, या फिर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A नॉट डाल दिया, A डाल दिया,
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जहाँ पे ब्राइट बैंड बन रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट का रूट प्लस आई नॉट का रूट 2 आई नॉट का रूट 4 आई नॉट हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड ऑब्वियस सी बात है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में अगर लिखोगे तो आई मैक्सिमम का वैल्यू 4a² हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं आई मिनिमम की बात करूं तो I1 I2 दोनों सेम है, माइनस है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मिनिमम इस केस में भी 0 हो जाएगा एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट बैंड पे आपका 4I0 या 4a² एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, मिनिमम विल बी 0 अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम होते हैं, दोनों इंटेंसिटी सेम होते हैं। तो इंटरफेरेंस में हम अगर सपोज करो अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो हम जनरली क्या करते हैं, दोनों इंटेंसिटी को सेम लेके चलते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट पॉइंट जहां पे भी होगा, अगर मैंने I0 इंटेंसिटी लिया है तो ब्राइट की जगह पे 4I0 हो जाएगा। देखो एम्पलीट्यूड डबल होता है, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड अगर डबल होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर सपोज करो A1 प्लस A2 आपका 2a हो जाएगा ब्राइट बैंड के लिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो इसका स्क्वायर मतलब 4a² हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4I0। इंटेंसिटी जो है वो उसका डबल उसके स्क्वायर के हिसाब से चेंज होता है, तो इंटेंसिटी आपका 4 टाइम्स आपका गिवन इंटेंसिटी का होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी पे आ जाओ। ऑप्शन बी क्या कहता है, एट द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, सेंटर पे हमको पता है ब्राइट बैंड बन रहा है, द इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव। एग्जैक्टली 4I0 हो जाएगा ना इंटेंसिटी, अगर I0 इंटेंसिटी आ रहा है तो जहां कहीं भी ब्राइट बैंड बनेगा वहां पे 4I0 हो जाएगा। For constructive interference of two waves, crest of one wave coincides with trough of another। ये स्टेटमेंट गलत है। crest trough पे आ जाएगा तो वो destructive interference होता है, constructive नहीं। तो A और B सही है, A and B only। Option D is correct। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। A diffraction pattern is obtained by making blue light incident on a narrow slit। If the blue light is replaced by red light, then there is no change in diffraction pattern। Diffraction bands become narrower, diffraction bands disappear, diffraction bands become broader। diffraction bands के लिए भी जो width का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लैम्डा डी बाई ए होता है। वहां पे d था, यहाँ पे स्लिट width a है तो a होता है diffraction के लिए। तो w is directly proportional to wavelength। तो जो width होता है diffraction पैटर्न के, जो widths होते हैं वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, कौन सा लैम्डा यूज कर रहे हो आप। अब इन्होंने क्या बोला कि पहले हम लोग ब्लू लाइट यूज कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, फिर रेड कर दिया, तो हमने क्या किया, वेवलेंथ बढ़ा दिया, लैम्डा इंक्रीजेस, लैम्डा ने इंक्रीज कर दिया, डब्ल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, डब्ल्यू इंक्रीजेस, मतलब आपका और विड्थ जो है बढ़ जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स ब्रॉडर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। A light wave of wavelength lambda is incident on a slit of width d। The resulting diffraction pattern is observed on a screen at a distance d if linear width of the principal maximum, एक second, a light wave of wavelength lambda is incident on a slit of width d। एक सिंगल स्लिट है, इसका मतलब डाइफ्रैक्शन की बात हो रही है। The resultant diffraction pattern is observed on a screen at a distance d if linear width of the principal maximum is equal to the width of the slit, ठीक है, then the distance d is। अच्छा देखो यहाँ पे कैसा है कि ये आपका स्लिट विड्थ a है और सामने d डिस्टेंस पर डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाया गया, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो यहाँ पे इसका बीचों बीच बनता है, बीचों बीच क्या बनता है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, इसका जो विड्थ है WC, ये एक्चुअल में आपके स्लिट विड्थ के इक्वल है। ठीक है, ये लिखा है ना, देखो द लीनियर विड्थ, लीनियर मतलब स्ट्रेट, वो डिस्टेंस, एंगुलर विड्थ मतलब उसका एंगल, पर ये लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम मतलब बीच वाला, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब सेंट्रल मैक्सिमम, इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, स्लिट विड्थ के बराबर है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देन द डिस्टेंस d इज, तो d का वैल्यू क्या होगा। अच्छा यहाँ पे इन्होंने स्लिट विड्थ को a ना लेकर d लिया हुआ है, मैं भी d ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा आपका, हम लोग को पता है कि WC का वैल्यू क्या होता है, WC का वैल्यू होता है 2 लैम्डा d बाय
ए होता है, लेकिन आप ए की जगह पे डी यूज कर रहे हैं तो डी यूज कर इस स्टेटमेंट में, राइट। और हम लोग को पता है कि WC का वैल्यू भी जो है वो D के इक्वल है। यहाँ पे WC इज इक्वल टू D, इसका मतलब 2 लैम्डा D बाई डी, WC का वैल्यू डाल दिया इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको D का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ, D स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा, D स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा, दैट इज ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 182, consider the following statements about interference of light. When crest of one wave coincides with crest of another wave at a point, this point is a point of destructive interference. पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट गलत है। crest के ऊपर आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, टू कोहेरेंट सोर्सेस एमिट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यस, कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन होता है कि दो सोर्स, ऐसे दो सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी जो सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट दे और दोनों लाइट के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ए गलत है, बी सही है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ क्या किया मैंने, गड़बड़ कर दिया क्या? ए गलत है, सॉरी 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 सॉरी, ए गलत है, बी सही है। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, सॉरी ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। In Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 is I. If the maximum intensity is I naught, then the ratio I naught upon I is. In Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 is I. If the maximum intensity is I naught, then the ratio I naught upon I is. Path difference अगर lambda by 4 है तो इंटेंसिटी I है, और if the maximum intensity is I naught, then the ratio I naught upon I is. अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा बताओ? यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे इन्होंने I naught upon I लिखने की बात, I naught upon I की बात की है ना। I naught क्या है? I maximum अपॉन I, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि I1 और I2 दोनों का इंटेंसिटी सेम है, और उसको हम लोग I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, IP ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली I नॉट और I दोनों यूज करके रखा हुआ है, तो मैं कुछ और यूज करना चाहता हूँ। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, आप एक काम करो यहाँ पे A ले लो, A में नहीं लेते हैं, तो हम लोग P ले लेते हैं। चलो, दोनों की इंटेंसिटी सेम है और P है। अब I मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है बताओ, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 प्लस सॉरी कॉस, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं हम लोग, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कॉस phi1 माइनस phi2 प्लस I2। अब I1 I2 दोनों को हमने P लेके रखा हुआ है, तो डाल दो P, सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट ऑफ P प्लस रूट ऑफ P का होल स्क्वायर अपॉन P प्लस 2 रूट ऑफ P स्क्वायर। अब फेज डिफरेंस इन्होंने क्या देके रखा है, लैम्डा बाय, सॉरी पाथ डिफरेंस इन्होंने लैम्डा बाय 4 देके रखा हुआ है, तो पाथ डिफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, साइड में फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय 5, वो डब्बा वाला फॉर्मूला लास्ट चैप्टर का, ये फेज का हो गया, पाथ का क्या था, लैम्डा अपॉन एक्स। ये पाथ डिफरेंस इन्होंने एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे वो लैम्डा बाय 4 दे के रखा हुआ है, तो फेज डिफरेंस यहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो फाई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, तो फाई का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई एक्स का वैल्यू लैम्डा बाय 4 दे के रखा हुआ है अपॉन लैम्डा, लैम्डा गया और पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे कॉस, ये phi1 माइनस phi2 एक्चुअल में phi ही है, इसको आप एक साथ पाई बाय 2 लिख सकते हो, प्लस I2 का वैल्यू P आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ P प्लस रूट ऑफ P, रूट ऑफ P प्लस रूट ऑफ P कितना हो जाएगा, 2 रूट ऑफ P मतलब 4P,
अपॉन देखो cos पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, तो ये तो खत्म हो गया, p प्लस पी सीधा आ जाएगा 2p आ जाएगा, इसका वैल्यू तो यार सीधा सीधा आपका आ जाएगा 2/1 और 2:1, और ये आपका ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर d डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, दो स्लिट्स d डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है चलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द स्लिट्स। ओके, द फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली ऑपोजिट टू द वन ऑफ द स्लिट्स, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज। अच्छा ठीक है, ये दो स्लिट्स है आपके, यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2, ये स्क्रीन का बीच वाला हिस्सा है और ये d डिस्टेंस है यहाँ पे स्क्रीन और सोर्स के बीच का। ये बोल रहा है कि द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पहला डार्क जो होता है, डार्क को हम लोग y डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये y1 है। ये आपका पहला डार्क फ्रिंज जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है, सोर्स, एक सोर्स के जस्ट सामने ही आ रहा है ना, S1 के मानो सामने आता है, ये y1 डैश हो गया। अब देखो ये पूरा अगर सपोज करो d है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आपका d/2 हो जाएगा। इसका मतलब पहला डार्क फ्रिंज y1 डैश जो होता है उसका वैल्यू d/2 आ रहा है। अब डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, y1 डैश इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा d/2t। यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू डाल दूं तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू लैम्डा d/2d। यही होगा, n का वैल्यू 1 डालोगे तो हाँ लैम्डा d/2d, ये y1 आ गया, y1 डैश सॉरी, और y1 डैश का इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो हम देखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, ये तो कंडीशन उन्होंने दे के रखा हुआ था और हमने ये y1 डैश का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन से ढूंढा। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दोगे तो लैम्डा d/2d दिस इज इक्वल टू d/2। इन्होंने पूछा क्या है, वेवलेंथ पूछा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये 2 तो गया आपका, और यहाँ पे आपका d² आ जाएगा, दैट इज अ वेवलेंथ, d²/d ऑप्शन बी आ जाएगा आपका ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The path difference between two interfering light waves meeting at a point on the screen is 87/2 lambda. The band obtained at that point is 87th dark band, 44th bright band, 44th dark band and 87th bright band. अच्छा, path difference between two interfering light waves meeting at a point on the screen is 87/2. अब path difference देखो, पहली चीज तो ये, अगर path difference n lambda रहा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ये ब्राइट बैंड होगा, कंस्ट्रक्टिव है और ये ब्राइट है। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस आपका 2n-1 λ/2 रहा तब तो ये डार्क बनेगा, मतलब λ/2 का ऑड, ये है आपका ऑड मल्टीपल और ये n क्या है आपका इवन मल्टीपल है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पहले ये चेक कर लेंगे कि ये ऑड और इवन मल्टीपल किस चीज का है, उस हिसाब से आपको डार्क बैंड का पता, ब्राइट का पता चल जाएगा। तो पाथ डिफरेंस आप लोग को देके रखा हुआ है, पाथ डिफरेंस गिवन इज 87/2 लैम्डा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 87 λ/2, 87 λ/2 दिया है ना, तो λ/2 का जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, देख रहे हो। अब ये एक ऑड नंबर है, दिस इज ऑड, और λ/2 का ऑड मल्टीपल मतलब दिस हैज टू बी डार्क फ्रिंज, डार्क। तो ब्राइट तो है नहीं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही कट गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में डार्क के लिए आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 λ/2। देखे क्या रखा हुआ है, 87 λ/2, इसका मतलब 2n-1 जो होगा वो 87 के बराबर हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे 2n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 88 के इक्वल हो जाएगा, n का वैल्यू 44 है, इसका मतलब 44th डार्क फ्रिंज आ जाएगा, सिंपल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two waves having amplitudes in the ratio 5:1 produce interference. The ratio of the maximum to minimum intensity is, ठीक है, ये तो
पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन आप मान के चलते हैं, टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड्स इन द रेशियो 5:1, दो वेव है उसका एम्पलीट्यूड का रेशियो मतलब a1 अपॉन a2 5/1 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो मैंने लिखाया था आपको आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू, एक तो इंटेंसिटी के टर्म्स में और एक एम्पलीट्यूड के टर्म्स में था, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो आप कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाओगे तो a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का वैल्यू a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9/4, 9:4। अगला क्वेश्चन देखो, a parallel monochromatic beam of light is incident normally on a narrow site. A diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of incident beam. At the first maximum of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the edges of the slit is, ठीक है वापस देखते हैं। A parallel monochromatic beam of light, parallel monochromatic beam of light is incident normally on a narrow site, ठीक है। A diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of incident beam, ये भी ठीक है। At the first maximum of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the edges of the slit, अच्छा ठीक है। ये तो यार ये कि सिंपल चीज को उन्होंने घुमा फिरा के देके रखा हुआ है। ये एजेस है, ये पॉइंट ए आपका, ये पॉइंट बी है, यहाँ से आपका लाइट आ रहा है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे है, और ये बोल रहा है कि जहां पे फर्स्ट मिनिमा बन रहा है ना, फर्स्ट मैक्सिमा, एट द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डाइफ्रैक्शन पैटर्न, जहां पे आपका फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, देखो एक तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है ऐसे, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। तो जिस पॉइंट पे फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है उस पॉइंट पे आपका दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस क्या है, जो ए से और बी से निकल रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है पाथ डिफरेंस का याद करो मैक्सिमा के लिए, डाइफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमा का जो फेज डिफरेंस हमने देखा था, मैक्सिमा का फेज डिफरेंस, दैट फेज डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस, पहले हम पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं फिर फेज डिफरेंस निकल जाएगा। उसका फॉर्मूला था आपका 2n+1, मैक्सिमा के लिए था 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। ए जो है वो स्लिट विड्थ है आपका, इन्होंने स्लिट विड्थ ऐसा कुछ दिया तो नहीं है पर खैर ठीक है, ये आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। और पाथ डिफरेंस नहीं, ये तो पोजीशन हो गया, सॉरी, लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा सर, लैम्डा अपॉन 2, ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया 2n+1 लैम्डा बाय 2। अब फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहे हो, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फॉर फर्स्ट मैक्सिमा n का वैल्यू आप 1 डाल दो, n का वैल्यू अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे x अज्यूम कर लेते हैं, डेल्टा x लिख लेते हैं, तो ये डेल्टा x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। अब वही डब्बा वाला फॉर्मूला 2 पाई बाय 5 इज इक्वल टू लैम्डा बाय डेल्टा x, यहाँ से आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा, इसके लिए पाथ डिफरेंस मिल गया तो फेज डिफरेंस इस इक्वेशन से मिल जाता है। पाई का वैल्यू 2 पाई डेल्टा x बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा x का वैल्यू 3 लैम्डा बाय 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The optical path difference between two identical light waves arriving at a point is 31.5 lambda. Optical path difference between two light waves, दो light waves के बीच का path difference इन्होंने देके रखा हुआ है, and that path difference is 31.5 lambda. Okay, where lambda is the wavelength of light used. The point alternatively bright and dark है, neither bright not dark, bright. जिस पॉइंट पे दोनों लाइट आ रहा है वो पॉइंट ब्राइट है या डार्क है, आपको ये बताना है। तो पहले देखो वो क्या है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम लोग चेक कर लेते हैं। 31.2 का मतलब हो जाएगा आपका 31 प्लस आधा लैम्डा, ये होगा ना, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 31 इंटू 2 कितना होता है 60,
ये पॉइंट है, तो इसको हम लोग को डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग को पता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, पार्ट डिफरेंस अगर एन लैम्डा रहा तो ब्राइट, पार्ट डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 रहा तो डार्क। तो n टू n माइनस वन, ये तो ऑड इवन नंबर्स इंटीजर्स है, तो हमको पहले इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना होगा। अभी फिलहाल डेसिमल में है, मैंने 31.5 को 31 प्लस आधा लिख दिया, 1/2 लिख दिया। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 टू 62 प्लस 1 63 लैम्डा बाय 2, 63/2 आपका 31.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इसका मतलब ये डार्क होगा। बस यहीं से बात खत्म हो जाती है आपका। कौन सा डार्क होगा ये भी ढूंढ सकते हो, आपको 2n माइनस वन इज इक्वल टू 63 कर देना है, मैं वो भी ढूंढ के बता देता हूँ, कहीं काम आ जाएगा। और ये डार्क आ गया, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा, ये तो आपका पहले ही खत्म हो गया। लेकिन अब कौन सा डार्क है ये भी आप ढूंढ सकते हो। तो आपका पाथ डिफरेंस डार्क के लिए क्या होता है, 2n माइनस वन लैम्डा बाय 2, जो कि इन्होंने क्या देके रखा हुआ है, 63 लैम्डा बाय 2। इसका मतलब 2n माइनस वन जो होगा वो 63 के इक्वल होगा, 2n का वैल्यू 64 हो जाएगा और n का वैल्यू 32 हो जाएगा, है ना। 30 सेकेंड डार्क फ्रिंज है ये, जिनकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the ratio of the intensities of two waves producing interference is 49:16, then the ratio of the resultant maximum intensity to minimum intensity will be। अगर दो इंटेंसिटीज, अच्छा, इंटेंसिटीज का रेशियो I1 अपॉन I2 जो है वो 49/16 है, ये ना। Ratio of intensities of two waves producing interference is 49/16, then the ratio of resultant maximum intensity to minimum intensity I max अपॉन I minimum। अब इंटेंसिटी के टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि I max अपॉन I minimum का फॉर्मूला है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। बस इसको वैसा बना दो, आप पहले रूट ले लो, रूट ऑफ I1 अपॉन रूट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 49 कितना हो जाएगा 7, रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा, 4 4 16 7 7 49, राइट। अब यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 4 अपॉन 7 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 7 7 11 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यही होगा ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यही आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी आ गया। तो I max अपॉन I minimum इज इक्वल टू 120 अपॉन 9, 121:9, दैट इज ऑप्शन डी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। In Young's double slit experiment, the two slits are d distance apart. Interference pattern is observed on the screen at a distance d from the slits. First dark fringe is observed on the screen directly opposite to the one of the slits. The wavelength of the light is, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका ऑप्शन सीधा आपका देखो डी स्क्वायर बटे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, रिपीटेड है, अभी अभी जस्ट किया था, कर लेना है इसको, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। On placing a thin film of mica sheet of 12 into 10 raised to minus 5 cm in the path of one of the interfering waves in Young's double slit experiment using monochromatic light, the fringe pattern shifts through a distance equal to width of a bright fringe. If the wavelength used is lambda, which is equal to 6 into 10 raised to minus 5 cm, the refractive index of the mica is। ये तो थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे। ऑन प्लेसिंग अ थिन फिल्म, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो आपका फ्रिंज जो है, फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है, रुको पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। ऑन प्लेसिंग थिन फिल्म, यहाँ पे आपका, चलो पहले सोर्सेज ले लेते हैं। ये S1 है, ये S2 है, दोनों से लाइट निकल रहा है और इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन प्लेसिंग अ थिन फिल्म ऑफ मिका शीट इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स। इसे एक पे आपने क्या किया, यहाँ पे मिका शीट डाल दिया, जो कि ट्रांसपेरेंट शीट होता है, इस तरीके से। तो फ्रिंज जो है, फ्रिंजेस वो शिफ्ट हो जाएंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। और इसका थिकनेस देके रखा हुआ है, थिकनेस को मैं डी ले लेता हूँ। इसका डी का वैल्यू कितना है, 12 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर।
in the path of one of the interfering waves in Young's double slit experiment using monochromatic light. The fringe pattern shifts through a distance equal to width of the bright fringe. अच्छा, फ्रिंज पैटर्न जो शिफ्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ है उसके इक्वल वो शिफ्ट हो जाता है। इफ वेवलेंथ used is lambda, that is equal to 6 into 10 to minus 5 centimeter, the refractive index of the mica is, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो क्रिएट होता है दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस या एन माइनस वन इंटू डी, इतना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इसको एक काम करते हैं, फ्रिंज शिफ्ट किसके, फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? सी अगर सपोज करो आपका फ्रिंज विड्थ जो है जैसे आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मान लो एन लैम्डा होता है, ठीक है, ये लैम्डा होता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे इस केस में जो भी y का वैल्यू होगा, y इज इक्वल टू, जैसे मैं ब्राइट बैंड्स की बात करूँ तो ब्राइट फ्रिंजेस में, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी होता है ना। तो ये जो लैम्डा डी बाई डी है, या आप एक काम करो लैम्डा में फ्रिंज शिफ्ट रखा हुआ है, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। तो मतलब ये फ्रिंज शिफ्ट जो होगा, फ्रिंज शिफ्ट, पहली चीज तो ये वो फ्रिंज विड्थ के इक्वल हो जाएगा, ये हमने मान लिया। लैम्डा इन्होंने देके रखा हुआ है, तो पाथ डिफरेंस में आपका एक्चुअली ये पाथ ऐड हो जाएगा। तो एक काम करो, लैम्डा में आप ऐड करके फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए हमको। पाथ डिफरेंस जो होगा इस केस में, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? एन लैम्डा होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस n माइनस वन इंटू डी होगा। ये फ्रिंज शिफ्ट इन्होंने W के बराबर कर दिया मान लो, और W के इक्वल जो होगा वो क्या होगा? विड्थ क्या होता है आपका इसका? लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मिका शीट का थिकनेस T हो जाएगा, तो गड़बड़ है बच्चों। जस्ट सेकेंड, हाँ वो चेक करने दो। फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट थ्रू अ फ्रिंज विड्थ लैम्डा, क्या रखा? एडिशनल पार्ट डिफरेंस रिड्यूसेस, हाँ ठीक है, टी म्यू माइनस वन एंड द फ्रिंज शिफ्ट वो फ्रिंज विड्थ, ये टी म्यू माइनस वन जो होगा वो लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो? क्या आगे रखा हुआ है, थोड़ा सा बस ट्राई करते हैं, इसमें थोड़ा सा फंस रहा हूँ मैं। एक काम करो, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई शिफ्ट का फॉर्मूला कितना होगा, फ्रिंज कितने से शिफ्ट हो जाएगा। मान लो अगर सपोज करो आपके पास पाथ डिफरेंस है, आपने पाथ डिफरेंस क्या लिख दिया, पोजीशन की बात कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, अभी इसमें मेरे को नहीं समझ में आ रहा इन्होंने क्या लिख के रखा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं, ट्राई मारते हैं होता है कि नहीं होता है। इनका कहने का मतलब तो समझे हम लोग। फ्रिंज शिफ्ट जो है वो किसके बराबर है, कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ है वो W के बराबर है, मतलब विड्थ ऑफ द फ्रिंज के बराबर है, फ्रिंज विड्थ के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट थ्रू डिस्टेंस इक्वल टू विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। तो एक्चुअली में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, पर वो हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपका ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा डी बाई डी होता है। अब यहाँ पे शिफ्टिंग देखो क्या होगा, क्योंकि हमने ये मीका शीट लगा दिया, एक काम करो मीका शीट का जो थिकनेस है उसको डी ले लो, नहीं तो डी में कंफ्यूजन हो जाएगा। डी इसके बीच का डिस्टेंस है, टी ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा? पाथ डिफरेंस और क्रिएट कर देगा। कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट कर देगा? तो यहाँ पे ये, और देखो एक्चुअली आपका जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है
लैम्डा आपका पाथ डिफरेंस से रिलेटेड है, पाथ डिफरेंस वेवलेंथ के टर्म्स में आता है, तो ये पाथ डिफरेंस वेवलेंथ में ऐड हो जाएगा। तो वेवलेंथ लैम्डा में अगर कोई चीज ऐड हो रहा है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पोजीशन जो आपको दिया जा रहा है वो एन लैम्डा डी बाई ए पे दिया जा रहा है ना। इस लैम्डा में अगर सपोज करो मैं इसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऐड करूं, तो इसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आपको पता है कि n माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। n माइनस वन का मतलब यहाँ पे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू ले लेते हैं, माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ये लैम्डा में जाके ऐड हो जाएगा पार्ट डिफरेंस के लिए, और उसके अगल बगल का जो आपका वैल्यू है डी बाई डी, ये तो रहने वाला ही है। और यहाँ पे हम ये जो डी है ये एक्चुअली में थिकनेस है मीका शीट का, तो आप ये टी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप डायरेक्टली फ्रिंज शिफ्ट का लास्ट वाला फॉर्मूला याद कर लेना, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो फ्रिंज शिफ्ट जो है वो इसके इक्वल शिफ्ट हो गया है, तो मतलब फ्रिंज शिफ्ट बाय, यहाँ पे मैं फ्रिंज शिफ्ट लिख रहा हूँ, डेल्टा एस इज नथिंग बट फ्रिंज शिफ्ट, उसका फॉर्मूला आप याद ही रख लो, म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, ये फ्रिंज शिफ्ट है। अब इनके कंडीशन के हिसाब से कि फ्रिंज शिफ्ट जो है, फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट वो फ्रिंज के विड्थ के बराबर दिया हुआ है। ब्राइट फ्रिंज का विड्थ रहे, डार्क फ्रिंज का विड्थ रहे, दोनों का वैल्यू तो सेम होता है। अब ना फ्रिंज शिफ्ट इज डेल्टा एस, सो डेल्टा एस इक्वल टू डब्ल्यू, और डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस वन टी डी बाई डी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया है। और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाई डी, ये तो आपको पता ही है, लैम्डा डी बाई डी। डी और डी हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, ये डी और डी भी हो जाएगा कैंसिल, म्यू माइनस वन इंटू टी जो होगा वो लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनको चाहिए, म्यू माइनस वन का वैल्यू आपका लैम्डा अपॉन टी आ जाएगा, और म्यू का वैल्यू आपका लैम्डा अपॉन टी प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये फॉर्मूला फ्रेंडशिप का भी याद रखो, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है तो उन्होंने पता नहीं एग्जाम में पूछ कैसे लिया, तो हमको मुझे लगता है कि शायद ये सॉल्व करना, मतलब इनके हिसाब से हमको सॉल्व करना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है चलेगा, तो ये लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चन मानूंगा। म्यू इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू जो है वो 6 इंटू टेन टू माइनस फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है, थिकनेस यहाँ पे मिका शीट का 12 इंटू टेन टू माइनस फाइव दिया हुआ है, और प्लस वन, तो ये आप देख सकते हो 1/2 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 3/2, और इट इज इक्वल टू 1.5, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, चलेगा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। When the distance of separation between the slit and screen is doubled, the angular separation between fringes in a single slit diffraction experiment. When the distance of separation between the slit and screen is doubled, the angular separation between fringes in single slit diffraction. Angular separation क्या होता है? देखो, पहले तो angular width की बात कर लेते हैं। मानो तुम्हारा ये slit है, ये slit S है। यहाँ से अगर मैं angular width की बात करूं, तो जैसे ये फ्रिंज विड्थ है W, ठीक है। तो W का फॉर्मूला मैंने आपको जैसे बताया था, इट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए। ये ए क्या है इसका, स्लिट सेपरेशन, या फिर आप बोल सकते हो स्लिट जो है वो स्लिट का ये विड्थ है। अच्छा, स्लिट और सोर्स, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डी होता है, आप ये वाला डिस्टेंस भी डी अज्यूम कर सकते हो। अब ये जो एंगल बना रहा है ना ये W बीच में, इसको एंगुलर सेपरेशन बोलते हैं। एंगुलर सेपरेशन मैंने बताया था W बाई डी, जैसे डायफ्रेक्शन में होता है, इंटरफेरेंस में होता है, वैसे डायफ्रेक्शन में भी होगा। W का वैल्यू डाल दो लैम्डा डी बाई ए डी, तो यहाँ आपका डी और डी कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जो है वो लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। When the distance of separation between the slit and screen is doubled, the angular separation between fringes in single slit diffraction experiment. देखो d चेंज करने से कुछ नहीं होगा, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d जो है वो चेंज करने से थीटा पे असर नहीं पड़ेगा, W पे जरूर असर पड़ेगा, थीटा पे असर नहीं पड़ेगा। तो थीटा डजंट डिपेंड ऑन D, so therefore theta remains same. This has to be option, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये बच्चों अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको
वापस शाम को मिलने वाले हैं हम लोग, और उसमें फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। दिस वुड बी योर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी गेट 15 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर on the screen using light of wavelength 5600 angstrom minute. For the same setting, how many fringes per centimeter will be obtained with the light of wavelength 7000 angstrom minute? तो आप पहले फ्रिंज विड्थ निकाल लो, उसके बाद हम बात कर लेंगे। तो फ्रिंज विड्थ की बात होगी यहाँ पे पहले तो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी गेट 15 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 15 फ्रिंजेस है। पहले काम करो, पहले फ्रिंज विड्थ निकाल लो, ठीक है। तो उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा 15 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर का मतलब आपको यहाँ पे जो भी 1 सेंटीमीटर है उसमें 15 फ्रिंजेस है, इसका मतलब एक फ्रिंज विड्थ आपको मिल जाएगा। एक फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या होगा, अगर 1 सेंटीमीटर में टोटल 15 फ्रिंजेस है तो इट विल बी 1/15। एक फ्रिंज का विड्थ जो होगा 1/15 होगा, लेकिन ये प्रोपोर्शनल है, पर सेंटीमीटर है, तो आप एक काम करो, पहले फ्रिंज विड्थ का इक्वेशन निकाल लो। तो जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने वेवलेंथ यूज किया हुआ है 5600 एंगस्ट्रॉम मिनट, मान लेते हैं फ्रिंज विड्थ आपका W1 है। बाद में इन्होंने वेवलेंथ यूज कर लिया 7000 एंगस्ट्रॉम मिनट, ठीक है, तब फ्रिंज विड्थ W2 मान लेते हैं। और हमें पता है W का वैल्यू लैम्डा d/d होता है, द W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो आप सीधा लिख सकते हो W2 अपॉन W1 is equal to lambda 2 upon lambda 1. W2 upon W1 is equal to 7000 divided by 5600. 5600 ये कैंसल आउट हो जाएगा। 14 4 से 56, 14 5 से 70, W2 सॉरी ये W1 है यहाँ पे, W2 अपॉन W1 is equal to 5/4। अब देखो उन्होंने पहले बोला है कि 15 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर है, बाद में कितने फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर होंगे, वैसे भी पर सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, तो आप इसको W2 और W1 के वैल्यूज ही ले लो, मतलब W2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और W1 का वैल्यू 15 है, क्योंकि देखो पर सेंटीमीटर की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे दोनों में जब पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, फ्रिंज विड्थ ही मान के चलो इसको, फ्रिंज विड्थ का वैल्यू ले लो आप यहाँ पे 15, तो बाकी W2 का वैल्यू आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। W2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ, W2 इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 15 5 से 75, 75 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 75 डिवाइडेड बाय 4 ये वैल्यू पता नहीं आएगा, 18.75, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वैल्यू आएगा 18.75 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर। अब 18.75 का तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इसको तो आप एक कंप्लीट फ्रिंज मानोगे नहीं, तो आप ये मान के चल सकते हो 18 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हैज टू बी योर आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंजेस तो आपका इंटीजर में ही होगा, 0.75 इसका मतलब ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि आधा पौना फ्रिंज का तो कोई सेंस नहीं है, फ्रिंज तो आप गिनोगे तो 1 2 3 ही गिनोगे, तो मतलब ये पूरा फ्रिंज नहीं बन रहा है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो इट इज 18 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, ठीक है। यार इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, देख लेते हैं यार, काम नहीं कर रहा है, चलो रात में मिलते हैं बच्चों, क्योंकि एक्चुअली हमने ये W2 का मुझे लग रहा है W1 का वैल्यू लेके गड़बड़ तो नहीं किया है। एक काम करो, एक काम करते हैं, तो रीचेक करते हैं, यहाँ तक तो सब कुछ सही था। W2 W1 का वैल्यू ऐसे नहीं लेते हैं, हम सेंटीमीटर के हिसाब से चेक कर लेते हैं, क्या पता उसमें आंसर आ जाए, अगर उसमें भी सेम आंसर आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे रखने दो, इसको डब्बे में डाल दो, इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यार, चलो ठीक है, काम करो, अब ध्यान से देखो, हम इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके यूज करते हैं, तब क्या पता एग्जैक्ट आंसर आ जाए। 15 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन, तो अब पहला W1 का जो वैल्यू देके रखा हुआ है, W1 का वैल्यू नहीं है एक्चुअली में, स्टार्टिंग में जो केस 1 है उसमें क्या बोला इन्होंने, 15 फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, ध्यान देना 1 सेंटीमीटर में टोटल 15 फ्रिंजेस है, तो मुझे एक बात बताओ, एक फ्रिंज का विड्थ क्या होगा, एक फ्रिंज का जो विड्थ होगा उसको हम W1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको W1 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। W1 का वैल्यू क्या आएगा बताओ,
1/50। यहां से काम करो, आप W2 ढूंढ लो, तो आपको एक फ्रिंज विड्थ का वैल्यू मिल जाएगा, फिर पर सेंटीमीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब 1/15 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है W1 है। तो शूट करो, तो देयरफॉर W2/W1 मतलब 1/15 पुट इन 1 इज इक्वल टू 5/4। हाँ फर्क पड़ेगा आई गेस। W2 इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/15। हमने घपला किया हुआ है 5 1 जा 5 3 जा। हाँ ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे, मतलब 5 1 जा 5 3 जा। W2 का वैल्यू क्या आ गया आपका 1/12 सेंटीमीटर। इसका मतलब सेकेंड केस में एक फ्रिंज का, ध्यान देना, एक फ्रिंज का जो विड्थ है वो 1/12 सेंटीमीटर है, समझे। इनको क्या चाहिए, एक सेंटीमीटर में कितने फ्रिंजेस हैं, हाउ मेनी फ्रिंजेस इन 1 सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर में कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो आप एक काम करते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस एन डाल देते हैं हम लोग यहाँ। एक सेंटीमीटर में कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं वो कैलकुलेट करना है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, एन का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 12 फ्रिंजेस। आंसर अलग है भाई, ऑप्शन बी आएगा, समझे। ये डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो हमने पहले फ्रिंज विड्थ को ऐसे करके देखा, और उसके बाद क्योंकि एक सेंटीमीटर में 15 फ्रिंजेस दिए थे, तो हमने पहले एक फ्रिंज का हमने विड्थ निकाला जिसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, और उसके बाद क्या किया, फिर वहां पे सेकेंड फ्रिंज विड्थ निकाल लिया। सेकेंड फ्रिंज विड्थ जब निकला तो फिर हमने देखा कि भाई एक सेंटीमीटर में टोटल कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं, 12। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलेगा बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, प्रॉब्ली जो आज मतलब आएगा रात को, तो वहां पे हम लाइव लेक्चर में बाकी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।